हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज दो टॉपिक पर चर्चा करूंगा। एक तो 2016 बहुत पहले से रिलेटेड है, यानी 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी का फैसला किया था उस पर हम चर्चा करेंगे। आज उसका संदर्भ फिर से जाग उठा है। और दूसरी चर्चा हम करेंगे ब्रिक्स समिट की, जो रूस के एक शहर में आयोजित कजाना में आयोजित की जा रही है। उस शहर का नाम कजाना है, KAZANA। वहाँ आयोजित की जा रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी हम नोटबंदी पर चर्चा कर दे रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में सूचना दी गई दूरदर्शन पर कि 8 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, और आते ही उन्होंने नोटबंदी का फैसला सुनाया। यानी 500 और 1000 रुपये के नोट को उन्होंने कहा कि अब ये आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि अब ये चलन से बाहर हो जाएंगे। कहा जाता है अरुण जेटली के सुझाव पर उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि अजीत डोभाल इसके मूल में थे। अजीत डोभाल ने ही मोटे तौर पर इसका राय दिया था नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी का उद्देश्य देश के भीतर 1000 और 500 रुपये के नोटों के चलन को बंद करना नहीं था। उसमें कहा जाता है 15.38 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए थे, और इस वजह से 93% पैसा भारत सरकार के पास यानी RBI के खजाने में वापस आ गया था, या बैंकों खजाने में वापस आ गया था। तो 7% केवल सरकार वो तोड़ पाई। हालांकि कुछ लोग इस आंकड़े को 99% रखते हैं, जैसे कांग्रेस के पी चिदम्बरम का कहना है कि भाई 99% पैसा वापस आ गया। तो फिर इससे फ़ायदा क्या, यानी ब्लैक मनी को टारगेट करने के लिए ही ये काम किया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस मामले में उतनी सफल नहीं रही। कांग्रेस के अनुसार पी चिदम्बरम लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे हैं। 1997 में जब हरदन अली यानी HD देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे देश के, उस समय भी वो वित्त मंत्री थे, और 2004 से 2008 तक भी वो वित्त मंत्री थे। और 2008 में जो 26/8 की घटना हुई थी, तब उस समय शिवराज पाटिल जो गृह मंत्री थे, उनसे गृह मंत्रालय का कार्यभार लेकर के पी चिदम्बरम को सौंपा गया था, क्योंकि उस समय शिवराज पाटिल पर वस्त्र पुरुष का आरोप लगा था। यानी हर घंटे वो अपने कपड़े खाली बदलने में व्यस्त रहते हैं, प्रशासन पर उनका ध्यान नहीं है। खैर जो भी है, तो पी चिदम्बरम लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये बात कही है। दूसरे शब्दों में, जब वो गृह मंत्री बने तो वित्त मंत्रालय कार्यभार प्रणव दा को सौंप दिया गया। प्रणव दा ने ही 2010 में कार यानी एंटी टैक्स एवॉइडेंस रूल गार की व्यवस्था, जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल की व्यवस्था किया था। ठीक है, उसको गार कहते हैं, मैंने कार बोल दिया, उसको गार कहते हैं। और उसके तहत जो है GST लागू की गई थी, यानी GST का प्रस्ताव था कि GST को लागू किया जाएगा। और लागू तो किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 जुलाई 2017 से। GST के लिए संविधान संशोधन अभी किया गया, यानी 101वां संविधान संशोधन करके GST लागू किया गया था। इनडायरेक्ट टैक्स पर जो विजय केलकर समिति की रिपोर्ट थी, जिसका गठन वर्ष 2000 में हुआ था, उसको साकार रूप दिया नरेंद्र मोदी ने। वो भी कहा जाता है अरुण जेटली के सुझाव पर ही हुआ था, क्योंकि उस समय तक अरुण जेटली अभी जिंदा थे। बहरहाल जो भी है, कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो दूसरों के परामर्श पर ही काम करती रही है, ऐसा आरोप उसके ऊपर लगाया। लेकिन कई काम नरेंद्र मोदी ने, बहुत सारे राजनीतिक फैसले तो अपनी बुद्धि से ही लिया है, और इसमें वो बहुत सफल भी रहे हैं। इस समय भाग्य भी उनका फेवर कर रहा है। देखिए ब्रिक्स समिट के पहले वहाँ डीएस्केलेशन हो गया LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहाँ चीन
बहुत दिनों से बैठा हुआ था डेमशोंग और डेप्सांग में, जो कि लद्दाख के हिस्सा हैं। वहाँ बैठा हुआ था और भारत के लिए पेट्रोलिंग मुश्किल कर दिया था। भारत पेट्रोलिंग कर ही नहीं पा रहा था। भारत पेट्रोलिंग भी करेगा, चीन भी पेट्रोलिंग करेगा, यानी 2020 के पहले जो स्थिति थी उसको बहाल कर दिया गया है। इसके बारे में हम विधिवत चर्चा बाद में करेंगे। तो खैर, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत सारे डिसीजन दूसरों के कहने पर भी लेते हैं। अजीत डोभाल केरल काडर के आईपीएस रहे हैं और अरुण जेटली एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों से परामर्श ले करके वो काम किया करते थे। लेकिन कहा जाता है पाकिस्तान में आईएसआई ने ढेर सारे जाली नोट छाप रखे थे, जिनकी संख्या 4 से 5 खरब डॉलर बताई जाती है। और उसको भारत के अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए भारत में सप्लाई करके और असली नोट भले वो रद्दी के भाव बेच दें, माने अगर वो 100 अरब अमेरिकी डॉलर देते हैं तो उसके बदले वो भले ही 5 अरब या 2 अरब या 1 अरब अमेरिकी डॉलर ले लें, यानी कि 99 अरब अमेरिकी डॉलर फर्जी नोट भारत की अर्थव्यवस्था में चलायमान हो गया है। चूँकि ये बेरर होता है, यानी जिसके पॉकेट में होता है वही इसका मालिक होता है। तो इस प्रकार से ये सभी लीगल टेंडर की तरह से चलते रहते हैं, यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जैसे करेंसी की तरह से चलते रहते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं होती, ऐसा माना जाता है। नरेंद्र मोदी को अजीत डोभाल ने ये सूचना दी थी कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में जाली नोट छापे गए हैं, जिसका डाई बना भी लिया गया है। और हो सकता है भविष्य में भी इस तरह की कार्यस्तानी की जाए, तो बेहतर है नोटबंदी करके इन पर लगाम लगाए। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ ब्लैक मनी करके, लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गए थे। जैसे FATF का उद्देश्य भी, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो T20 समिट का ही एक अंग है, एक संस्था है। इसने पहले तो ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था पाकिस्तान को, सॉरी ग्रे लिस्ट में डाल रखा था। ब्लैक लिस्ट में डलवाने की भारत ने बहुत कोशिश किया। ब्लैक लिस्ट में डाल देता तो फिर वहाँ कोई भी विदेशी शक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं करती। ग्रे लिस्ट में भी, जो वॉच लिस्ट है, उसमें भी डालने पर उसकी हालत ख़राब हो गई थी। फाइनेंशियली वैसे भी बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर है। तो मोटे तौर पर भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, जो डीमोनेटाइजेशन को टारगेट किया है कि उसका उद्देश्य पाकिस्तान को की अर्थव्यवस्था को तबाह करना था। यही बात आपसे बतानी थी। इसमें FATF की जानकारी रह गई थी। और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में जो जाली नोट छपते थे वो विशुद्ध रूप से काउंटरफीट नोट ही थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए ही पाकिस्तान ने ये चाल चली थी। खैर, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का ये प्रयास सफल भी रहा। चूँकि ISI ने ये बात रिवील तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारे उसके नोट रद्दी हो गए, बर्बाद हो गए और भारतीय अर्थव्यवस्था तबाह होने से काफ़ी हद तक बच गई। खैर, यही आपको बताना था। धन्यवाद।